हेलो एवरीवन, ये हमारा पहला लेक्चर है इंडस्ट्रियल रिलेशन पे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट के बीच के आपसी रिश्ते को बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इसमें जैसे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के आपसी जो रिश्ते होते हैं, अगर कोई आप एक जगह पे काम कर रहे हैं तो वो आपका वर्क रिलेटेड एक रिलेशन होता है। तो दोनों अपना बेनिफिट देखते हैं। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सोचते हैं कि अपना हमारा बेनिफिट हो, जो एम्प्लॉयर होते हैं वो सोचते हैं हमारा बेनिफिट हो। इसमें एम्प्लॉयर कौन होते हैं? काम देने वाले होते हैं एम्प्लॉयर और काम करने वाले होते हैं एम्प्लॉयज़। तो दोनों अपना बेनिफिट देखेंगे तो आपस में तकरार होगी। when the both parties will only look for their benefit when the both parties will look for their benefit, there will be some sort of confusion or dispute। तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व या तो ये खुद से कर लें, या अगर गवर्नमेंट उसमें आए, गवर्नमेंट का उसमें इंटरवेंशन होगा। अब ये दोनों डिस्प्यूट को खुद से शॉर्ट आउट तो कर लें, पर कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयज़ लेबर है, लेबर जो होते हैं उनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं जा पाती है ना। तो उनकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, या कलेक्टिव, ये हज़ार की संख्या में, हज़ारों की अलग अलग डिमांड है, कौन सी डिमांड जानी चाहिए एम्प्लॉयर के पास। तो हमारे पास एक मैकेनिज़्म होता है जो कि यूनियंस होते हैं। तो यहाँ पे यूनियंस वगैरह भी होते हैं, तो वो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा था इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो वो हो गया। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, डिटरमाइनिंग एंड रेगुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, डिटरमाइनिंग एंड रेगुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इनसाइड एंड आउटसाइड द वर्क प्लेस, इनसाइड एंड आउटसाइड द वर्क प्लेस। इसके पहला इनका मेन पर्पस क्या होता है कि मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड रूल्स ऑफ वर्क रेगुलेशन, या फिर सोशियो इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जो भी इनका कन्फ्लिक्ट होगा उसको रिजॉल्व करना, या बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर। तो ये इनका होता है। तो एम्प्लॉयर्स जो हमेशा होते हैं इनका एक मैनेजमेंट होता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को एस्टैब्लिश करने का हमारा एक और उद्देश्य होता है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट में। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो इससे क्या होगा, वर्कर्स पार्टिसिपेशन अगर होता है मैनेजमेंट में तो उसके बेनिफिट क्या होंगे? इंडस्ट्रियल हार्मोनी रहेगी, सेंस ऑफ कमिटमेंट आएगा वर्कर्स के अंदर, और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा कि हाँ ये मेरी कंपनी है तो मैं इससे बिलोंग करता हूँ। तो उनके ऑब्वियसली इससे आउटपुट भी अच्छा होगा, जो कि एक कंपनी के लिए भी अच्छा है, एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा है, एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा है, और देश के लिए भी अच्छा है। तो इनकी एम्प्लॉयज की अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियंस आए। ट्रेड यूनियंस इमर्ज्ड। रीजन, इकोनॉमिक रिफॉर्म, स्टेट प्लूरलिज्म मेथड। समझाता हूँ अभी आपको, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। और तीसरा होता है लिबरलाइजेशन। अब ये क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना। इनकी जो लाइफस्टाइल है या इनके पैसों का डिमांड है एम्प्लॉयज़ का, इनसे कहीं ना कहीं अगर लगता है इनको कि ज़्यादा काम लिया जा रहा है और वेतन कम मिल रहा है, या इनको कुछ इकोनॉमिक हेल्प की ज़रूरत है, तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना एक हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ट्रेड यूनियंस है। दूसरा है स्टेट प्लूरलिज्म मेथड, की स्टेट मतलब जो हमारी कंपनी है, एम्प्लॉयर का मैनेजमेंट है, या फिर सरकार है, मतलब कई सरकारी कंपनीज भी होती है, उसमें भी अगर वो अपनी मनमर्जी चलाएं तो नीचे के जो लोग हैं उनका शोषण होगा, तो उनकी रक्षा के लिए। और तीसरा है लिबरलाइजेशन, मतलब चीज़ों को लिबरल बनाने के लिए जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें एम्प्लॉयज़ को लेके। तो क्या होता है कि इसमें डोमेस्टिक इंक्वायरी एक बहुत ये करती इम्पोर्टेंस रखती है, जिसको कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बोलते हैं। कई बार अगर कोई दिक्कत आती है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, कोई एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ इशू हो जाता है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का। थ्योरी हमारे आते हैं मेन, इसका हम लोग को टॉपिक वाइज हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो टॉपिक वाइज ही चलेंगे, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। थ्योरीज हमारी आती है।
थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। इसमें हमारी मेन 3 थ्योरी है और बाकी और भी थ्योरी है, तो मैं इसमें सारी थ्योरी बता देता हूँ जितनी को मेरे को जानकारी है। लेकिन मेन पहली 3 होगी, यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्ट अप्रोच और क्लासिकल मार्क्सिस्ट या रेडिकल अप्रोच, आप इसको जो बोल लो। तो पहली क्या है, यूनिटरी अप्रोच। बहुत सिंपल सी बात है यूनिटरी अप्रोच। इसमें क्या होता है, यूनिटरी अप्रोच कहता है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दे वर्क टुगेदर फॉर द सेम गोल, फॉर द कॉमन गोल। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉय मतलब दोनों मिल के, वर्क टुगेदर मिल के, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय ये मिल गए, वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। तो अब इनके बीच में वर्क रिलेटेड कन्फ्लिक्ट होने के चांस नहीं है। ये कब रहता है, जबकि एम्प्लॉय का प्रॉफिट में हिस्सा होता है। कई बार ऐसे केसेस ज़्यादातर देखते हैं स्टार्टअप में, छोटी स्टार्टअप्स जो होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी रहते हैं कि एम्प्लॉयर भी उनको उतनी तनख्वाह नहीं दे पाता है, तो वो बोलता है कि प्रॉफिट का शेयर आपका होगा। तो एम्प्लॉयर दोनों का कॉमन गोल होता है यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना। तो यहाँ पे दे वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। तो इस केस में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये जो कन्फ्लिक्ट है यही पूरे चैप्टर का सार है कि हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच के कन्फ्लिक्ट को दूर करने की बात करते हैं। ये कन्फ्लिक्ट के कारण है, कुछ कारण होते हैं, एम्प्लॉयज के अधिकारों का हनन, अधिकार छीन लिए जाते हैं उनसे। तो ये हमारा यूनिटरी अप्रोच यही हो गया, सामान्य भाषा में यही है यूनिटरी अप्रोच। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, प्लूरलिस्ट अप्रोच। शुरू के 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना ताकि याद रहे। अब ये जो प्लूरलिस्ट अप्रोच है इसी के तहत आया था इंडस्ट्रियल रिलेशन टर्म। और ये प्लूरलिस्ट अप्रोच किसका दिया हुआ है, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस्टर जॉन आर कॉमन। स्पेलिंग आप इंटरनेट पे चेक कर लेना, एक बार गूगल कर लेना। मिस्टर जॉन आर कॉमन का दिया हुआ था प्लूरलिस्ट अप्रोच। अब ये क्या बोलते हैं जॉन आर कॉमन साहब कि कन्फ्लिक्ट आर इनएविटेबल, कन्फ्लिक्ट को रोका नहीं जा सकता है, कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो उसका समस्या, अगर ये कन्फ्लिक्ट है तो समस्या का समाधान क्या है, वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये बोलते हैं कन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, रोका नहीं जा सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इस कन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म है इसको हम लोग समझेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, बार्गेनिंग तो आप लोग जानते होंगे ना, मम्मी जाती है कपड़े खरीदने या सब्जी लेने, आप लोग भी जाते हो सब्जी लेने, कितने का दिया, 20 का दिया, नहीं मेरे को 15 में दे दो, नहीं मेरे को 18 में दे दो। तो वही होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। एम्प्लॉयज़ बोलते हैं मेरे को बोनस चाहिए, तो एम्प्लॉयर भी चाहते हैं कि बोनस हम कम दें, तो एम्प्लॉयज़ भी कई बार ऐसे बढ़ा के बोलेंगे, वो भी मतलब दोनों के बीच एक बार्गेनिंग होगी। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव मतलब दोनों साइड से, फ्रॉम बोथ साइड्स बार्गेनिंग होगा। एम्प्लॉयर भी बार्गेनिंग करेगा और एम्प्लॉय भी बार्गेनिंग करेंगे, दोनों मिलके एक म्यूचुअल पॉइंट पे सहमत होंगे, एग्री करेंगे दोनों मिलके एक पॉइंट पे, और ये जो होगा हमारा सॉल्यूशन है। ये जो पॉइंट है ये हमारा सॉल्यूशन होगा उस कन्फ्लिक्ट का। तो ये प्लूरलिस्ट अप्रोच भी आप लोगों ने लिख लिया जितना इसमें लिखना था। जॉन आर कॉमन इसमें इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लोग लिख लो, ठीक है। हाँ, तो प्लूरलिस्ट अप्रोच भी हमारा हो गया, जो कि बोलता है क्या, जॉन आर कॉमन ने दिया था कन्फ्लिक्ट्स आर इनएविटेबल, सॉल्यूशन उसका कन्फ्लिक्ट का है कलेक्टिव बार्गेनिंग। हाँ, तो अब उसमें एक और चीज़ हम लिखे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रहा है, तो उस कलेक्टिव बार्गेनिंग में एम्प्लॉयज़ की तरफ से कलेक्टिव बार्गेनिंग में आवाज़ कौन उठाएगा, वो होगा ट्रेड यूनियन।
ट्रेड यूनियन, तो ये ट्रेड यूनियन कैन सर्व एज अ इंटरेस्ट ग्रुप। ये एक ऐसा इंटरेस्ट ग्रुप होगा जो एम्प्लॉयज़ के अधिकारों की रक्षा करेगा, एम्प्लॉयज़ के अधिकारों की रक्षा करेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें अगर आपको इससे याद रखता है तो, ठीक है। तो हमारी दो इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी। जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये तीन मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तीसरी है जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी से काफ़ी इंस्पायर्ड है, जिसको हम लोग क्लासिक भी बोलते हैं, क्लासिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, या फिर रेडिकल अप्रोच। ये लिखिएगा थर्ड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सर्कल कर दिया। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कार्ल मार्क्स की एक्चुअल में जो थ्योरी थी ना, कार्ल मार्क्स कहते थे कि कैपिटलिस्ट होते हैं और दूसरे प्रोलेटेरिएट होते हैं, तो दोनों जो है अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दो ही ग्रुप होते हैं सोसाइटी, वो बोलते हैं कि सोसाइटी में जो बाहर जो ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी वही दो ग्रुप होते हैं, एक अमीर एक गरीब, दो ही ग्रुप है। तो एक कैपिटलिस्ट है, दूसरे काम करने वाले हमारे कॉमन लोग हैं। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये बोलते हैं कि ये जो इसमें कहते हैं कि इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये अधिकारों से ज़्यादा ये किस चीज़ की कन्फ्लिक्ट है? इज़ द कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास। कार्ल मार्क्स ने हमेशा कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बात की है, पूंजीपतियों के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या था, ये लोग स्टार्टिंग में पुराने टाइम पे, अब तो लॉज आ गए हैं, नहीं तो जो काम करने वाले मजदूर होते थे उनके अधिकारों, उनको समान अधिकार नहीं मिलते थे, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं होते थे एक्चुअली, उनसे कम पैसे देके काम करवा लेना आदि बहुत ही कॉमन चीज़ें थी ये। तो ये जो हमारा थ्योरी है ये उसी में बेस्ड है, क्लासिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड रेडिकल अप्रोच, जिस नाम से भी आ जाए हम लोग लिख देंगे इसमें, ठीक है। तो एमसीक्यू जो आएगा कुछ ना कुछ अगर इस टाइप का रहेगा, जिसमें बोले कि जिसमें अगर कुछ ऐसा बोलता है कि इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट इज द कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास, तो ये ऑब्वियसली ये मार्क्सिस्ट थ्योरी ही बोलेगी ऐसा, ठीक है, कि दो क्लास, अमीर और गरीब के बीच की युद्ध जो है, या कैपिटलिस्ट, मैं लिख देता हूँ इसमें कि दो क्लास कौन से दो क्लास की बात करते हैं कार्ल मार्क्स की भाषा में, दो क्लास की बात करते हैं। एक क्लास है कैपिटलिस्ट, हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रही है ना, CAPITALIST, और दूसरा होता है PROLETARIAT, ठीक है, ये होगा, इन दोनों को आप लिख लो। अब ये तीन जो थे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे थे, वो थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब जो चौथा इसमें आता है वो है, बाकी भी जो पता है मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ ना, तो चौथा जो है वो है ह्यूमन रिलेशन या न्यू क्लासिक अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन, या फिर इसको और क्या बोलेंगे, नियो क्लासिक अप्रोच। तो देखो भाई, इस जो अप्रोच है इसमें इन्होंने बहुत सीधी सी बात की है कि वर्कर्स को जो हम ट्रीट करेंगे एक इंडिविजुअल की तरह, जो हमारे सिस्टम से, हमारी सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, आइसोलेटेड है, तो वो डिप्राइव हम उसको कर भी देंगे, मतलब उसको हम सोचेंगे कि हमारी सोसाइटी से अलग है तो इसका एनवायरनमेंट की चीज़ों पे कोई अधिकार नहीं है। ये न्यू क्लासिक अप्रोच यही बोलता है कि अगर हम उसको अपने बीच का नहीं समझेंगे हम वर्कर को, तो हम उसे समान अधिकार देने के बारे में सोच भी नहीं सकते, हम उसे उसके जो जन्म सिद्ध अधिकार है उससे भी वंचित रखेंगे, वो भी उसको नहीं देना चाहेंगे। सोसाइटी जो है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है ना, जहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, जब आप, ये इसी में बोला जाता है कि सोसाइटी एक ऐसा इनफॉर्मल ग्रुप है जहाँ सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब कम्युनिकेशन बड़े मतलब एम्प्लॉयज मैनेजमेंट, मतलब अमीर से गरीब की तरफ हो, कम्युनिकेशन अमीर से गरीब की तरफ हो और गरीब से अमीर की तरफ भी हो, तो सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकते हैं हम उस सोसाइटी में या उस पर्टिकुलर सिस्टम में, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म भी था, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं पहले आप लोगों को लिखवा देता हूँ कि आप लिखो इसमें कि व्हेन वर्कर्स आर ट्रीटेड एज एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल,
मैं लिख देता हूँ व्हेन, आप स्क्रीन शॉट्स ले लेना, ठीक है। व्हेन वर्कर्स आर ट्रीटेड एज एन आइसोलेट इंडिविजुअल एंड है, ओके, एंड वी डिप्राइव हिम, वी नहीं, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो करते हैं, मैं तो नहीं करता हूँ, आप नहीं करते। वी डिप्राइव हिम ऑफ कंट्रोल ओवर हिज एनवायरमेंट, ओके। तो ये भी बोलते हैं कि सोसाइटी इज एन इनफॉर्मल सोशल ग्रुप। ये क्या बोलते हैं, सोसाइटी क्या है, एक इनफॉर्मल सोशल ग्रुप है। एंड सेटिस्फैक्शन कैन बी अचीव्ड, by both upward and downward communication। जो हिंदी में इसको पढ़ते हैं वो ऐसे लिख लें कि इस चीज़ को कि जब वर्कर्स को हम ट्रीट करते हैं, मतलब वर्कर्स के साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो एक अलग ही प्रजाति हैं, अलग ही इंडिविजुअल है। मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, मतलब वो किताब वाली भाषा उतनी मुझे जानकारी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो वो जो है हम लोग उनको डिप्राइव करेंगे जो इन्वायरमेंट पर उनका कंट्रोल है। और सोसाइटी को ये कहते हैं कि एक फॉर्मल होता है ना, और एक इनफॉर्मल होता है। तो इनफॉर्मल सोशल ग्रुप है, एंड उस सोशल ग्रुप में सेटिस्फैक्शन को हम लोग अचीव कर सकते हैं बाय बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब इसका जो मेन आता है क्रिटिसिज्म, किसका, ह्यूमन रिलेशन, दैट इज न्यू क्लासिक अप्रोच का क्रिटिसिज्म। मतलब हम लोग को इसमें क्या गलत लगा इस अप्रोच में, तो ये क्या करते हैं कि फैक्ट्री को ट्रीट करते हैं सेल्फ कंटेंट आइसोलेटेड सोशल सिस्टम को, लेकिन बाहर का जो कन्फ्लिक्ट है उसका भी अंदर के रिश्तों पे असर डालेगा ही डालेगा। अब बाहर के क्या ऐसी चीज़ है जो अंदर में असर डालेगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई भी सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज या इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही है वो कई बार अंदर में तकरार ला देगी ना, या फिर बाहर में कोई पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, जैसे कि वो लेबर लॉज को लेके कोई पॉलिटिकल चेंज आ गया, या इकोनॉमिक जैसे अभी कोरोना को लेके हो गया। तो ये तो एक फैक्टर है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में मतभेद होगा ही होगा। अब मतभेद अभी कोरोना को लेके क्या मतभेद आ सकता है कि एम्प्लॉयर चाहेगा कि मेरी इनकम अभी कम है, या मेरी इनकम अभी नहीं है तो मैं इनको पैसे नहीं दूँ, लेकिन एम्प्लॉयज़ तो रोज़ कमाने खाने वाले एम्प्लॉयज़ भी हैं ना, लेबर जो हैं, तो वो कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे, तो ये कन्फ्लिक्ट होगा। तो ये एक बाहर का फैक्टर है जो कि अंदर में जो फैक्ट्री के अंदर के सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। तो इसके क्रिटिसिज्म वाले जो पॉइंट है इसमें मैं ये लिखता हूँ, ट्रीटेड फैक्ट्री एज एन फैक्ट्री एज अ सेल्फ कंटेन्ड। अगर मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में आती हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सेल्फ कंटेन्ड एंड आइसोलेटेड सोशल सिस्टम। लेकिन ये बोलते हैं बट अब बाहर मान लो दंगे हो रखे हैं किसी भी दो कम्युनिटी में, हमारे देश में धर्म और जाति के नाम भी दंगे होते हैं, तो वो भी इनसाइड फैक्ट्री दो एम्प्लॉयज़ के बीच में भी आपस में मतभेद पैदा कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशन सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के मतभेद को नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के मतभेद की बात नहीं करता है। दो एम्प्लॉयज़ के बीच भी अगर कोई मतभेद होता है तो वो भी हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन में ही आता है, ठीक है। तो जो भी बाहर आउटसाइड होगा, बट आउटसाइड कन्फ्लिक्ट्स कैन अफेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन इनसाइड द फैक्ट्री, ठीक है। सच एज, ये भी लिख लो सो दैट आपको याद रहेगा।
सच एज पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, ठीक है, या फिर पॉलिसीज वगैरह, ये सब हो गए, ठीक है। अब हमारा जो फिफ्थ अप्रोच होगा जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना, तीन सबसे पहले वाले इंपॉर्टेंट थे तीन, बाकी जो है ये भी मेरे को पता है तो मैं आप लोगों को ही बता देता हूँ, एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो जो अगला अप्रोच है, चार हो गए हैं ना, तो ये जो फिफ्थ अप्रोच है ये बोलता है सोशल एक्शन अप्रोच। दो ही अप्रोच और है, इसको हम लोग वेबरियन सोशियोलॉजी ही बोलते हैं, इस सोशियोलॉजी में आता है सोशल एक्शन अप्रोच, ठीक है। वेबरियन सोशियोलॉजी बोलते हैं। वो स्टार्टिंग वाले तीन को तो मिस करने का चांस भी नहीं है, उस पर शायद पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने भी ध्यान दिया नहीं, पर मेरे को जहाँ तक लगता है मैंने देखा था वो पहले भी उसके क्वेश्चन आ चुके थे, तो वो तीन तो पढ़ के ही जाने हैं, और ये भी एक बार देख लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना। तो इसमें क्या बोलता है, सोशल एक्शन अप्रोच बोलता है कि एक्टर्स ओन डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन इन विच दे आर एंगेज्ड। इनडायरेक्टली ये सिंपल सी बात बोलता है कि एक्टर जो है, जो सिचुएशन बनता है, एक्टर मतलब जो कर्म करने वाला है वही परिस्थिति पैदा करता है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसी परिस्थिति पैदा होती है। सोशल ये भी बोलते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर लिमिट्स सोशल एक्शन। हम जैसा सोशल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसी के तहत जो भी सोशल एक्शन, सोसाइटी में जो एक्शन होते हैं वो होते हैं। हम अगर समानता, इक्वलिटी का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं अपनी सोसाइटी में तो हमारा कर्म भी वैसा होगा, हम इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं वो चीज़, तो वो स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं तैयार करते हैं, तो फिर तो उसके बारे में कल्पना भी करना बेकार है। तो इसको सिंपल 2 पॉइंट में मैं लिख देता हूँ कि एक्टर्स ओन्स, OWNS ओन्स definition of the situation in which they are engaged। ओके, इसको आप लोग खुद से भी लिख लो तो थोड़ा बहुत याद हो ही जाएगा लिखने में, और बाकी स्क्रीनशॉट लेके अगर आपको अच्छे से याद होता है तो वैसे ले लो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे दूंगा, उस पर मैं इनकी तस्वीरें भी अपलोड कर दूंगा, या आप मेरे को मैसेज करोगे मैं आपको प्राइवेट मैसेज में भेज दूंगा। सोशल स्ट्रक्चर लिमिट्स सोशल एक्शन, ठीक है। ये दो पॉइंट्स में मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच वो है 6th नंबर, वो कहता है, उसका नाम पहले है सिस्टम अप्रोच। अब देखिए हमारा जो प्लूरलिस्ट अप्रोच था वो किसने दिया था, जॉन आर कॉमन ने, जिन्होंने ये भी टर्म दिया था इंडस्ट्रियल रिलेशन का। तो इसको किसने दिया है, जॉन डनलॉप। दो जॉन है हमारे पास, जॉन डनलॉप या डनलॉप, जो भी ये नाम हो इनका, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को देखते हैं एक सब सोसाइटी, मतलब कि बाहर में जो हमारी सोसाइटी है उसी का एक छोटा हिस्सा है हमारे इंडस्ट्री के अंदर की सोसाइटी। He sees, John Dunlop sees industrial relation system as a sub-society with external influence and constraints but not completely dominating industrial relation। अब ये बोलते हैं कि बाहर में जो सिस्टम है उसी का सब सोसाइटी हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ठीक है, जिसको इन्फ्लुएंस करता है बाहर के कॉन्स्टेंट्स। लेकिन बाहर के कॉन्स्टेंट्स में क्या होंगे, जो हम लोग 4th वाले में पढ़े थे, पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल जो भी चल रहा है, या फिर सोसाइटी में जो भी चल रहा है, हमारे कोई कन्फ्लिक्ट है अगर, तो वो चीज़ें हैं। कॉन्स्टेंट्स में रूल्स के लिए बोलते हैं ना, तो बाहर में जो भी हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह रूल्स है, लेबर लॉज हैं, वो सब इन्फ्लुएंस करते हैं इस चीज़ को, लेकिन कम्प्लीटली नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट जो होगा वो जिस तरह से इसको करेगा हैंडल, वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट तो करेगा ही करेगा ना। तो ही सीज इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम as a sub society, okay, with sub society with external influence। अब influence किस चीज का है, external influence and constraints होता है ना, टी नहीं हो, constraints but not completely
डोमिनेटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये जो थे ना हमारे 6 वो थ्योरीज हो गए। एक और थ्योरी है हमारे पास, और ये थ्योरी उतनी हम लोगों को झंझट भी नहीं होगी याद करने में, क्योंकि हमारे भारत की खुद की थ्योरी है, गांधीयन थ्योरी या ट्रस्टीशिप अप्रोच भी इसको बोलते हैं। जो दया से भरा हुआ थ्योरी होगा वो ट्रस्टीशिप होगा, या गांधीयन अप्रोच भी बोलते हैं ना इसको, गांधीयन ट्रस्टीशिप अप्रोच। ठीक है, अब ये अप्रोच हमारा क्या बोलता है? ही प्रिज्यूम्स, महात्मा गांधी जो है वो हमेशा सोचते थे, ऐसा मानना था उनका कि पीसफुल को एक्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल एंड लेबर होना चाहिए। कैपिटल मतलब कि जो हमारे मैनेजमेंट है और जो हमारे लेबर हैं, इनको साथ मिलकर पीसफुली रहना चाहिए। और अगर हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ बात भी रखनी है तो हम कैसे रखेंगे? गांधी जी क्या बोलेंगे? अहिंसा के साथ, नॉन वायलेंस के साथ पीसफुल स्ट्राइक्स होंगे, सत्याग्रह को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यही है हमारा गांधीयन ट्रस्टीशिप अप्रोच, जिसमें कि ही प्रिज्यूम्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मिलके एक साथ रहते हैं, ऑफ कैपिटल एंड लेबर, विच कॉल्स फॉर conflict resolution in peaceful and non-violent में क्या इनका वो नाम था? सत्याग्रह। GR by the method of सत्याग्रह, non-violent मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल सत्याग्रह हो गया, या पीसफुल स्ट्राइक्स हो गया, पीसफुल स्ट्राइक्स। ओके, ये हमारा गांधीयन ट्रस्टीशिप अप्रोच हो गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम क्या होता है, एक बार फिर से याद हो जाएगा, देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम क्या है? एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयर है एंड गवर्नमेंट है। ठीक है, सरकार है, एम्प्लॉयर है, काम करने वाले हैं, काम देने वाला है, काम करने वाला, और सरकार है। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ का आपस में लड़ाई हो, या एम्प्लॉयज़ का लड़ाई हो, इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे कौन? हमारी सरकार। और सरकार कैसे करेगी? लेबर लॉज के जरिए। एम्प्लॉयज़ अपनी आवाज़ किसके सहारे उठाएंगे? ट्रेड यूनियन जो इनके हैं उनके सहारे अपनी आवाज़ उठाएंगे। पर ये 3 जो हमारे मेन पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। पॉज करके आप लोग थोड़ा पानी वानी पी लो अगर इसको भूल गए तो। ठीक, हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। अब वो क्या होते हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन वगैरह? ट्रेड यूनियन होते हैं। ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन क्या होते हैं? ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये क्यों तैयार होते हैं? फॉर्म टू सेफगार्ड, क्या सेफगार्ड करने के लिए? इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक तो पैसों के लेके, बोनस वगैरह को लेके, और सोशल कैसे हुआ? अगर इनका हम लोग कोई सामाजिक भेदभाव करते हैं उसकी भी रक्षा ये करते हैं। सोशल इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। ओके, ये क्या करते हैं ट्रेड यूनियंस? ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है। क्या है ट्रेड यूनियंस? दे आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस।
क्यों बनाए गए हैं? फॉर टू सेफ गार्ड इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं? हाउ दे पुट प्रेशर, दे पुट प्रेशर ऑन मैनेजमेंट। किस पे प्रेशर बनाते हैं? मैनेजमेंट पे। फॉर द, किस चीज के लिए प्रेशर बनाते हैं? फॉर द अचीवमेंट, अचीव करने के लिए। क्या चीज अचीव करने के लिए? फॉर द अचीवमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। कौन से ऑब्जेक्टिव्स? ये जो ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पे दे रखे हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रेशर बनाते हैं किस पे? मैनेजमेंट्स पे। तो ये हमारे ट्रेड यूनियंस होते हैं और ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो ये तो एम्प्लॉयज के हो गए ना, वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्कर के ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे पास क्या एम्प्लॉयर की अधिकारों की रक्षा के लिए भी कुछ है क्या? तो हमारे पास एम्प्लॉयर भी अगर चाहे तो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन रख सकते हैं। ये पहला हो गया हमारा ट्रेड यूनियन। देखिए ये पहला ट्रेड यूनियन है। दूसरा हमारा हो गया एम्प्लॉयर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? ट्राई टू गेट हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है कि जो असहाय हैं, जो मजबूर हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज़ को रखा क्यों है? प्रोडक्टिविटी के लिए। वो भी चाहेगा कि अगर हम सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो हम लोगों को अच्छी प्रोडक्टिविटी मिले। अब और इसका क्या काम है? इनका एक और उद्देश्य होता है कि जब ये डिमांड होते हैं एम्प्लॉयज़ का बहुत हाई होता है तो उस टाइम पे क्या करना रहता है इनको कि अपने काम का, अपने प्रोडक्टिविटी के डिमांड को हाई कर लें और उसके बदले में हम कोशिश करेंगे, बार्गेनिंग हो रही है ना दो पार्टीज के बीच में, तो इनकी कोशिश रहती है कि कम से कम पैसा का उसमें खपत हो। ठीक है, तो दे डिमांड, ये कोशिश करते हैं कि डिमांड ऑफ एम्प्लॉयर हाई रहे और हम उसके बदले में ऑफर करें लो इकोनॉमिक एंड अदर बेनिफिट्स टू द वर्कर्स। इनकी कोशिश क्या रहती है? इसको अपने भाषा में कैसे लिखेंगे? डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स आर हाई, डिमांड ऑफ एम्प्लॉयर्स आर हाई एंड they offer low economic and other benefits to the workers। ये इनका काम होता है कि एम्प्लॉयर्स के अधिकारों की रक्षा करें। ठीक है, तो अब ये बार्गेनिंग के तहत आ गया, तो इसके लिए इनके पास क्या होता है? इनके पास तो एम्प्लॉयज़ के पास तो वर्कर्स का ट्रेड यूनियन होता है, इनके पास क्या होता है? एम्प्लॉयर एसोसिएशन। दे हैव एम्प्लॉयर एसोसिएशन। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? फॉर बार्गेनिंग अच्छे से हो, तो फॉर ग्रेट बार्गेनिंग पावर। एम्प्लॉयर्स के पास क्या होता है? एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया कि एम्प्लॉयर्स के ऑर्गेनाइजेशन तो हो गए, एम्प्लॉयर एसोसिएशन जो कि है। गवर्नमेंट का इसमें क्या होता है इंस्ट्रूमेंट? गवर्नमेंट के पास कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? एक होते हैं लॉज रिलेटेड टू द लेबर्स, दूसरे होते हैं द कीप आई ऑन ट्रेड यूनियंस एंड ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस। दोनों जो एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं, लेबर्स के लिए होते हैं ट्रेड यूनियंस वगैरह, और जो एम्प्लॉयर का ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों पे ये नज़र रखते हैं सरकार अपने इंस्ट्रूमेंट, ये इनके कार्य क्षेत्र में आता है। और तीसरा होता है ट्राइपेट्राइट बॉडी। ट्राइपेट्राइट बॉडी क्या होता है कि द ट्राइपेट्राइट मैकेनिज्म जो इनका होता है, ये जैसे कि होगा ये ILC एंड SLC मैंने दो लिखा है, स्टैंडिंग लेबर कमेटी या इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। ये क्या करते हैं कि दोनों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक एम्प्लॉयर साइड का, एक एम्प्लॉय साइड का,
और एक सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उन दोनों के बीच में जो ही मतभेद पैदा हुए हैं उनको वो हैंडल करता है, ठीक है। ये हमारे हो गए ट्राइपेट्राइट बॉडीज। फिर हमारा आता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। डिस्प्यूट ऑफ राइट्स या डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट, दो तरह के हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। हम ऐसे लिख देंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कितने तरह के होते हैं, दो। डिस्प्यूट ऑफ राइट्स एंड अनदर वन इज डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है भाई, राइट्स और इंटरेस्ट में? तो डिस्प्यूट ऑफ राइट्स बोलता है कि अगर आप किसी को काम से निकाल देते हैं, ये सेकंड शेड्यूल में है तो हम लोग इसको 1 2 की जगह ऐसे 2 3 यहीं पे लिख लो, अपने नोट्स जहाँ भी बना रहे हो ना, ये लिख लो, ये है सेकंड शेड्यूल में है जो अपना एक्ट है उसके, और ये है थर्ड शेड्यूल में, ठीक है। ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लेना। सेकंड शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में हमने ये डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट राइट्स की बात की है, एंड थर्ड शेड्यूल में हमने डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट की बात की है। तो डिस्प्यूट ऑफ राइट्स क्या होता है कि जैसे काम से आप किसी को निकाल दिए, ये उसके बारे में बात करता है। और डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, ये जॉब के कॉन्ट्रैक्ट जो होती है उसके। और डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जॉब के टाइम पे, उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। और बाकी जो डिसमिसल वगैरह होते हैं उस बाकी आपको बहुत टफ टर्म्स मिलेंगे डिसमिसल से रिलेटेड, कि किसी को जॉब से निकाल दिया, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उससे रिलेटेड कुछ होगा तो ये आएगा इसमें, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा, ओके। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा कि डिस्प्यूट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और डिस्प्यूट में किसके पास क्या वेपन होता है, ठीक है। हथियार किनके पास क्या होते हैं, लेबर्स के पास कौन से हथियार होते हैं डिस्प्यूट से लड़ने के लिए, उनका ट्रेड यूनियन है, लेकिन वो किन चीज़ों का सहारा लेते हैं जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। तो जब भी डिस्प्यूट होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जब भी किसी प्लेस पे होता है तो लेबर के हथियार क्या क्या होते हैं, वेपन ऑफ लेबर। और फिर यहाँ पे आता है वेपन ऑफ मैनेजमेंट, वेपन ऑफ मैनेजमेंट जो कि एम्प्लॉयर होते हैं, ठीक है। ये करते हैं स्ट्राइक्स, फिर बॉयकॉट, पिकेटिंग, घेराव, ठीक है, घेराव। अब ये क्या क्या होते हैं, एम्प्लॉयर एसोसिएशन होता है इनका, जो इसके बारे में बात करेगा जाके लेबर से। ये लॉकआउट करते हैं, लॉकआउट क्या होता है कि बंद कर दिया काम को हमने। या फिर अब देखते हैं कि अगर किसी लेबर ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि सही नहीं है, ऐसा नहीं कि हर बार लेबर सही रहे, अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया तो टर्मिनेशन भी इनके पास एक वेपन होता है। अगर वो जो वर्क का टर्म्स एंड कंडीशन है उसका उल्लंघन करते हैं, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, उसको वार्निंग देके या फाइन देके माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो टर्मिनेशन उसके बाद यहाँ पे आता है, ठीक है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिस्प्यूट रिलेशन अगर देखते हैं तो इसके लिए हम लोग के पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट शुरू करने से पहले कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ओके, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमारे पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है इसको हैंडल करने के लिए। इंडस्ट्रियल, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप जैसे चाहो वैसे लिख लो, पर याद रहे वो ध्यान रखना, बाद में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है जो टाइम टू टाइम चेंज होता आया है। अब इसमें भी दो होते हैं, विथ स्टेट इंटरवेंशन और विदाउट स्टेट इंटरवेंशन।
विदाउट स्टेट इंटरवेंशन। अब स्टेट इंटरवेंशन जहाँ पे करेगा तो उसका तो अलग ही प्रोसेस है। स्टेट इंटरवेंशन अगर नहीं करेगा, अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है, स्टेट का बीच में जरूरत नहीं पड़ती, स्टेट मतलब हमारी सरकार की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा? नॉर्मल कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी। कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन। अब ये वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन क्या होता है? देखिए, आर्बिट्रेशन हमारी दो तरह की होती है, एक होती है वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन और एक होती है कंपलसरी आर्बिट्रेशन। इसमें आर्बिट्रेशन जो मेथड होता है, मैं इसको पूरी डिटेल्स में आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है? ये भी इसका हिस्सा है, हम लोगों को पढ़ना है तो अभी समझा देता हूँ। हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, मैं इसको थोड़ा रुक के ही समझता हूँ, जो आर्बिट्रेशन वगैरह। पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ पूरा कर देता हूँ कि अगर विथ स्टेट इंटरवेंशन हुआ तो उसमें क्या होगा। ये विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस मैंने आपको लिखवा दिया है, तो पहले आप वो लिख लो। स्टेट इंटरवेंशन के साथ में क्या होगा? विथ स्टेट इंटरवेंशन, अगर स्टेट इसमें इंटरफेयर कर रहा है तो हमारे पास बाइपेट्राइट कमेटी होगी। बाइपेट्राइट कमेटी, कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी। इस कलेक्टिव बार्गेनिंग की हम लोग शुरू से बात कर रहे थे, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, कॉन्सिलेशन होगी। ये कॉन्सिलेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। कॉन्सिलेशन होगा जिसको कि मेडिएशन भी बोलते हैं, मेडिएशन भी बोलते हैं हम लोग इसको। एंड अब आर्बिट्रेशन हमने उसमें भी देखा था, लेकिन उसमें था क्या? कंपलसरी आर्बिट्रेशन स्टेट इंटरवेंशन में, है ना? और ये सॉरी, इसमें होगा कंपलसरी आर्बिट्रेशन, और विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन था, वो मैं समझा लूँगा। और आर्बिट्रेशन होगा और एडजुडिकेशन होगा, एडजुडिकेशन होगा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ इन तीनों में फ़र्क क्या है। देखिए, हमारे पास 3 चीज़ें आ गई ना, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन एंड कॉन्सिलेशन। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कॉन्सिलेशन। अब ये क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या होता है? कोई भी थर्ड पार्टी, एनी थर्ड पार्टी सॉल्व द इशू, जो भी हमारी समस्या है, जो भी मतभेद है, उसको कोई भी थर्ड पार्टी सॉल्व करता है। ये कैसे करता है भाई? समझा के, बुझा के, दोनों की बातों से बात करके, जब एक म्यूचुअल पॉइंट पे हम लोग सहमत हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्सिलेशन, ठीक है? अब सरकार के पास भी, हमारे पास कॉन्सिलेशन के लिए कुछ वो है, जैसे कि हमारे ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, जिसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। उसमें 3 लोगों का उल्लेख है इसमें, कि एक हमारे पास होते हैं कॉन्सिलेशन ऑफिसर, कॉन्सिलेशन ऑफिसर, ये समझाने बुझाने में हेल्प करेंगे, या फिर बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन होगा, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन होगा, और व्हाट विल बी हैविंग, व्हाट वी हैव इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो ये हमारा कॉन्सिलेशन, जिसमें कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है इशू को सॉल्व कर देगा समझा बुझा के ढंग से। अब हम लोग पढ़ते हैं एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन एडजुडिकेशन क्या होता है भाई? इसमें क्या करता है कि सरकार रेफर करता है डिस्प्यूट को, सरकार जो है गवर्नमेंट रेफर करती है डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन के पास। विथ सरकार रेफर करती है डिस्प्यूट को किसी भी ऐसे इंसान के पास जो कि इस इशू को सॉल्व करे, विथ और विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टीज, विथ और विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टीज। यहाँ पे हमारे 2 टर्म अभी हमने पढ़ा था ना, वो टर्म क्या था हमारा कि वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन। अब यहाँ पे वो चीज़ आएगा, एडजुडिकेशन भी वॉलेंटरी होता है और कंपलसरी होता है। जब
पहले लिख देता हूँ मैं, गवर्नमेंट refers dispute to for adjudication। अब दो टाइप का हो गया, कंपल्सरी और एक हो गया वॉलेंटरी। कंपल्सरी एडजुडिकेशन में क्या होगा, विदाउट कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टीज। जिन दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है उनमें से किसी भी एक की इच्छा के बगैर या उन दोनों की इच्छा के बगैर सरकार इसको एडजुडिकेशन के लिए भेज देती है तो वो बोलेंगे कंपल्सरी। और वॉलेंटरी में विथ कंसेंट, कि हाँ भाई हम इस बंदे से चाहते हैं, हम इस इंसान से चाहते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं, ट्रिब्यूनल के सहारे चाहते हैं या किसी भी लेबर कोर्ट में जाके हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ठीक है, वो वॉलेंटरी हो जाएगा। गवर्नमेंट के पास इसकी बॉडीज होती हैं। बॉडीज क्या क्या हैं जो कि ये काम करती हैं, लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी है एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। ओके, नेशनल ट्रिब्यूनल। हमारा कॉन्सिलेशन हो गया, एडजुडिकेशन हो गया। कॉन्सिलेशन हो गया जो कि बोलता है कोई भी थर्ड पार्टी सॉल्व करता है उस इशू को समझा बुझा के ढंग से। जो कौन सा हो सकता है वो थर्ड पार्टी कई बार होते हैं कॉन्सिलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। एडजुडिकेशन में क्या बोलती है सरकार, की सरकार रेफर कर देती है डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन के लिए, जो कि कंपलसरी भी हो सकता है, वॉलंटरी भी हो सकता है। कंपलसरी में बिना उनकी इच्छा के, बिना कंसेंट के भेज देती है, जबरदस्ती बोल सकते हैं, और वॉलंटरी में विथ कंसेंट भेजती है। सरकार के पास कौन कौन सी बॉडीज हैं, सरकार का ये 3 बॉडीज है, लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है और नेशनल ट्रिब्यूनल है एडजुडिकेशन के लिए। और अब हम लोग पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इसमें क्या होता है कि कोई भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, इन महोदय का नाम क्या होता है थर्ड पार्टी का, आर्बिट्रेटर। ये देते हैं महोदय जजमेंट। ये देते हैं महोदय जजमेंट। अब आप बोलोगे कॉन्सिलेशन में भी तो यही होता था, लेकिन नहीं, कॉन्सिलेशन में जजमेंट नहीं होता था। वो डिस्कशन के बाद, वो समस्या को जानने के बाद वो एक डिसीजन पे पहुंचते थे। आप इस चीज़ में फ़र्क समझ सकते हो कि जजमेंट देना और किसी डिसीजन पे पहुंचना। जजमेंट में कोई रोक टोक नहीं हो सकता, डिसीजन में हम लोग रोक टोक कर सकते हैं दोनों पार्टीज को, मतलब वो एक तरह से म्यूचुअल पॉइंट पे पहुंचना होता है समझ बूझ के। और जब बात वहाँ से बिगड़ चुकी है तो आर्बिट्रेशन फिर होती है, जजमेंट होती है, आपको तो मानना पड़ेगा जजमेंट को, ठीक है। और उसमें कॉन्सिलेशन ऑफिसर डिसीजन में पहुंचती है। अब ये भी 2 तरह की होती है, वॉलेंटरी एंड कंपलसरी। वही सेम चीज़ है, वॉलेंटरी में आपकी इच्छा होगी और कंपलसरी में आपकी इच्छा नहीं होगी, जो पीछे थी, ठीक है। इस चीज़ को समझाना कोई वैसे आवश्यक है नहीं। तो ये हमने पढ़ लिया कि मेथड ऑफ सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है, विथ और विदाउट वो स्टेट इंटरवेंशन। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो वो मैं अगले वीडियो में बनाता हूँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसके बारे में आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 भी कवर करूँगा एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2010 भी कवर कर दूँगा। वो दोनों छोटे टॉपिक है, इतनी पढ़ाई काफ़ी है। बस उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर लेबर लॉज है वगैरह है, या फिर लेटेस्ट स्कीम्स वगैरह हम लोग पढ़ने होंगे, ठीक है। वो भी वीडियो मैं डाल देता हूँ बना के। और अगर आपको मैं नीचे अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके